अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। समुंदरों के अजायबात के बारे में मालूमात हासिल करना है। और एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करूं कि अंकल इस जगह कैंप कायम करने के बाद हम समुंदर की गहराइयों का जायज़ा भी लेते रहें तो यकीनी तौर पर हमें यहाँ वो नादर अशिया हासिल हो जाएंगी जो आम समुद्रों में इसलिए नहीं मिल सकती कि वहाँ इंसानी कदम पहुँच चुके हैं। असद शरादी पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। जेकास ने भी शाबान को देखते हुए कहा, वंडर बॉय, तुम हमेशा मेरे लिए एक हैरतनाक इंसान रहे हो, लेकिन तुम्हारी निगाह इतनी गहरी है कि इसका अंदाजा मुझे आज ही हुआ है। हकीकतन तुम ऐसी सहाराना कुव्वतों के मालिक हो जो लम्हा बे लम्हा दिल की गहराइयों में उतरती चली जाती हैं। अब क्या इरादा है शाबान? क्या एडगर के पास वापस चले जाओगे या? अंकल जैसा आप हुक्म दें, शाबान ने कहा। मैं समझता हूँ माय डियर जेकास कि जब हमें इस कुदरत मालूमात हासिल हो गई हैं और ये आज तक की तारीख है कि शाबान ने जिस चीज़ के बारे में वक्सूक के साथ जो अजहार किया वो सच और हक निकली है, तो फिर हम अखनातून की तरफ से खौफ का एहसास ख़त्म ही कर सकते हैं और मिलजुल कर किसी भी एक जगह बैठ सकते हैं। समुद्री रास्तों से अखनातून के लिए कोई खतरा नहीं है और फिर हम साहल से ज़्यादा दूर भी नहीं और अखनातून पर दूर से भी निगाह रख सकते हैं। चुनाचा क्यों न ऐसा करें कि मैं और तुम भी यहाँ से शाबान के साथ साहल पर चलें और उसके बाद एडगर से मिलकर ये तय कर लिया जाए कि इस मकाम पर हमें एक लैंप लगाना चाहिए और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर कायम करके समुद्री मालूमात हासिल करेंगे। जब हमारा दिल यहाँ से भर जाएगा तो फिर आगे रवाना हो जाएंगे। हो सकता है हमें यहीं पर बहुत सी मालूमात हासिल हो जाएं और ये भी हो सकता है यही जगह हमारी वापसी का रास्ता भी बन जाए। मैं समझा नहीं मिस्टर असद शरादी, यहाँ एक तवील अरसा गुजारने के बाद हम यकीनी तौर पर अपना वो मकसद पा लेंगे जिसके लिए हमने इतना तवील सफ़र इख्तियार किया है और उसके बाद हम यहाँ से सैर होकर वापस अपनी सरजमीन पर जाएंगे और मालूमात का वो बेशबहा खजाना ले जाएंगे जो बनी नो इंसान के लिए बेहतरीन साबित होगा। आप जैसा फैसला करें शरादी साहब, मैं भला इसमें मदाखलत की कहाँ जुर्रत रखता हूँ। शरादी, जेकास और शाबान ने मिलकर ये तय किया कि एक स्टीमर के जरिए वो वापस साहल पर पहुंच जाएं और उसके बाद इस नई दुनिया से लुत्फ अंदोलन होने के तमाम इंतजामात करें। चुनाचा थोड़ी देर के बाद तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। स्टीमर समंदर में उतार दिया गया और उसके बाद ये तीनों स्टीमर में बैठकर साहल की जानब चल पड़े। साहल पर जिंदगी पुरसुकून थी। जो इंतजामात यहाँ किए गए आर्जी तौर पर उन सब के लिए इत्मीनान बख्श थे। एडगर और दरदाना वगैरह ने असद शहरादी और दूसरे लोगों को वापसी को हैरानी निगाहों से देखा और जब उनके साथ शाबान को देखा गया तो सब ही हैरान हो गए। ये अंदाजा हो चुका था कि कोई अहम और ख़ास बात है, वरना अखनातून को ना छोड़ा जाता। बहरहाल ये तजस्सुस कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। जब असद शहरादी ने तमाम तफसीलात उन लोगों को बताईं तो एडगर और तमाम दूसरे साथी सर जोड़कर बैठ गए। थोड़ी सी बददिली भी पैदा हो गई थी। उन इस समुद्री सफ़र में जो वाक़यात पेश आए थे वो ऐसे अनोखे थे कि बाद जगहों पर उन्हें खासी ज़हनी कोफत का सामना करना पड़ा था। एडगर मुआलस ने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हम इस पुरसकून खित्ते में रहकर अपना काम जिस हद तक मुमकिन हो सके सर अंजाम दें और उसके बाद जब हमारे पास ज़खायर जमा हो जाएं तो अपनी दुनिया की तरफ रवाना हो जाएं। समुंदर हसीन है और इसमें अजायबात सजे हुए हैं, लेकिन हम अपनी मुख्तसर उम्र में इस दुनिया से 3 गुना बड़े समुंदर के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सकते। यहाँ कम अज़ कम हमें काम करने की आज़ादी होगी। जहाँ तक शाबान की इत्तला के मुताबिक मकामी लोगों का सवाल है तो असद शरादी मेरी राय है कि उन लोगों को महज़ब दुनिया की बुराइयों से बहरावर ना किया जाए बल्कि उन्हें के अंदाज में मस्त रहने दिया जाए। बेचारे पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई हलचल ना मचाई जाए। आपका क्या ख्याल है एडगर? क्या हम इनसे अलग रहकर खुश रह सकते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि हम किसी तौर उनके लिए नुकसानदाह साबित नहीं हो सकते।
اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سے ہتھیار بالکل ہٹا دیے جائیں اور انہیں اختناطان پر محفوظ کر دیا جائے۔ یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس معصوم آبادی میں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ خلاصیوں کو بھی ان باتوں سے آگاہ کر دیا جائے اور ساری صورتحال بتا کر یہ کہہ دیا جائے کہ اخناتون پر اب کوئی نہیں جائے گا اور یہی زندگی گزاری جائے گی، اور ایک مختصر وقت کے بعد یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کیا جائے۔ تمام لوگ ان منصوبہ بندیوں پر بحث کرتے رہے اور یہ بات طے کر لی گئی کہ اب اسی انداز میں کام شروع کرنا ہے۔ ایڈگر نے اخناتون پر آنے والے تمام افراد کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں بتایا کہ یہاں زندگی کیا ہے۔ اس نے کہا، معزز دوستو، اخناتون کے لیے آپ لوگوں کا وجود اتنا ہی اہم ہے جتنا کپتان کی حیثیت سے میرا۔ ہم ایک مشن لے کر نکلے تھے اور ایک ایسی جگہ مل گئی ہے جہاں ہم اپنے اس مشن کو آخری شکل دے سکیں۔ چنانچہ طے یہ کیا گیا ہے کہ اس حسین اور دنیا کے اجنبی خطے میں ہم اپنی تحقیقات از سر نو شروع کریں اور یہاں سے جو کچھ بھی مل جائے اس پر قناعت کر کے یہاں سے واپسی کا سفر اختیار کریں۔ اس دوران ہمیں پرسکون رہنا ہے۔ چونٹی بھی دبتی ہے تو کاٹ لیتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس زمین کے باشندے بالکل ہی بے ضرر نہیں ہوں گے۔ شعبان نے ان کے سلسلے میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ محبت پیار کرنے والے اور معصوم بے ضرر انسان ہیں۔ انہیں کسی سے کوئی پرخاش نہیں۔ ان کی عورتیں بے حد حسین ہیں اور یہ حسن اس لیے قائم ہے کہ وہ تقریب کاری سے واقف نہیں۔ یہاں وحشی درندے بھی ہیں لیکن ان میں وحشت نہیں ہے، بلکہ اس پرسکون آبادی میں پرسکون رہ کر وہ جینے کا نیا انداز رکھتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کسی کی ذات سے نقصان پہنچنے کا تصور بھی نہ کیا جائے اور ہر شخص نقصان پہنچانے سے بھی گریز کرے۔ اگر کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے لیے بدترین سزا ہوگی۔ یہ میرا قانون اور حکم ہے۔ خلاصیوں نے بڑی خوشی سے اس قانون کو قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں موجودہ ریسرچ سینٹر کی کارروائیوں کا آغاز ہو گیا۔ ہر شخص اس میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد پہلی سمندری مہم کا آغاز ہوا اور اس کی رہنمائی شعبان نے ہی کی تھی۔ اس نئی اور حسین دنیا میں کوئی شخص غیر مطمئن نہیں تھا۔ ایڈگر اور اسد شیرازی نے جب یہ دیکھا کہ تمام لوگ اپنا اپنا کام بخوشی سر انجام دے رہے ہیں تو اس نے انہیں تھوڑی تھوڑی آزادی دینا شروع کر دی۔ خلاصی اور دوسرے افراد اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جنگل کے اندرونی حصوں میں جانے لگے اور وہاں کی زندگی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ایک بار پھر ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اپنی آسائش کے لیے انہوں نے معقول انتظامات کر لیے۔ آبادی دور ہٹ گئی تھی اور اب اس طرف لوگ نظر نہیں آتے تھے، لیکن اس وقت انہیں پہلے حیرانی کا سامنا کرنا پڑا جب ایک دن 5 خلاصی واپس نہیں آئے۔ ان کی تلاش کے لیے کوششیں کی گئیں۔ یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ یہاں انسانی زندگی کو فطری خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ورنہ اور کوئی خطرہ نہیں۔ پھر ان خلاصیوں کی غیر موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ رفتہ رفتہ اور بھی خلاصی غائب ہونے لگے تو ایڈگر، اسد شیرازی اور دوسرے لوگ پریشان ہو گئے۔ بہت جدوجہد کے بعد ایک ایسا خلاصی ہاتھ لگ گیا جو گم ہو گیا تھا، لیکن وہی قرب و جوار میں بھٹکتا ہوا پایا گیا اور اس نے جو انکشاف کیا وہ حیرت ناک بھی تھا اور کہکا بار بھی۔ اس نے بتایا کہ کسی خلاصی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ اس دوران وہ لوگ علاقے کے باشندوں سے ملنے جلنے لگے ہیں اور علاقے کے باشندوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں تو انہوں نے بھی ان سے دوستی کر لی۔ اس علاقے کی لڑکیاں بہت حسین ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خلاصیوں نے اپنے لیے بیویوں کا انتخاب کر لیا ہے اور انہی کے درمیان گم ہو گئے ہیں۔ کہکے بھی لگائے گئے اور تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ ایڈگر نے ہنستے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا اچھا انتظام کر لیا اور اب ان پر سختی نہ کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ سختی انہیں روپوش ہونے پر مجبور کر دے گی۔ البتہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ اپنا کام سر انجام دینے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس واپس جا سکتے ہیں۔ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد 12 خلاصیوں نے واپس آ کر ان لوگوں سے رابطے قائم کیے اور اپنی حماقت کا اعتراف کیا کہ ان میں سے ایک نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ عورتیں جنہیں ہماری زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے بے حد وفادار، بہت دلکش اور شوہر پرست ہیں، لیکن ہماری آرزو یہ بھی ہے کہ انہیں اپنی مذہبی دنیا میں لے جائیں اور وہاں ان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر ہمیں یہ یقین دلا دیا جائے کہ جب یہاں ریسرچ سینٹر ختم کیا جائے گا اور واپسی کا ارادہ کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ ہماری بیویوں کو لے جانے کی اجازت بھی دی جائے گی تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں کام بھی کریں گے اور تمام ضرورتیں پوری کریں گے۔ ان سے یہ وعدہ کر لیا گیا تھا۔
इस तरह तवील अरसे के बाद यहाँ की हालत बेहाल हो गई। शाबान, दर्दाना, असद शरादी, एडवर्ड वगैरह बेहद खुशोगवार जिंदगी गुजार रहे थे। शाबान ज्यादातर जेर समुंदर ही रहता था, काम जारी था और कभी कभी काफी दूर निकल जाता। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। शाबान ने असद शरादी से इजाजत दे दी और समुद्री रास्ते से उस इलाके के इंतहाई दूर दराज हिस्सों की जानब निकल पड़ा। समुद्र में उसके सफर की रफ्तार इतनी तेज होती थी कि आम समुद्री जराए आमदोरफ्त तक उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और शाबान वाहिद शख्सियत थी जो इस इलाके में दूर दूर तक निकल सकती थी। शाबान ने इस बार जिस सिमत का रुख किया था वो बिल्कुल नई और अजनबी थी। खुद उसके अपने दिल में उस इलाके के बारे में इंतहाई तजस्सुस था और इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। इस बार तवील तरीन समुद्री सफर इख्तियार करने के बाद वो जिस इलाके में साहल पर निकला था वहाँ पीले रंग के खूबसूरत पहाड़ बिखरे हुए थे। उन पहाड़ों पर सब्जा नजर आ रहा था, अजीम शान चट्टाने, फलकबूस पहाड़ी चट्टाने। ये जगह शाबान के लिए बिल्कुल अजनबी थी। पहाड़ों के दामन में हसीन जंगल बिखरा हुआ था और उस जंगल में हर किस्म के जानवर नजर आ रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि उनके दरमियान भी कहीं कहीं इक्का दुक्का इंसान चलते फिरते नजर आ जाते, और शाबान ने इस मंजर को इंतहाई दिलचस्पी से देखा, जिसमें एक हसीन लड़की एक ज़ेबरे की पुश्त पर सवार बरक रफ्तारी से सफर कर रही थी। ज़ेबरा जान तोड़कर भाग रहा था, लेकिन लड़की जैसे उसकी पुश्त पर जमी हुई थी। उसके लंबे स्याह बाल उड़ रहे थे और बादलों की छांव के पस मंजर में वो बहुत हसीन नजर आ रही थी। शाबान दिलचस्पी से उसे देखता रहा। लड़की बेतहाशा कहके लगा रही थी, गोया उसके और ज़ेबरे के दरमियान मुकाबला हो रहा था। ज़ेबरा बार बार उछल रहा था और लड़की को अपनी पुश्त से गिरा देने की फिक्र में था, लेकिन सवार भी बेनजीर था और ज़ेबरे की पुश्त नहीं छोड़ रहा था। यहाँ तक कि एक लंबा चक्कर काटने के बाद अचानक ही वो शाबान के सामने आ गया और लड़की ने गालबन उसे देख लिया। बस यही एक लम्हा था जब उसकी तवज्जो ज़ेबरे पर से हटी, और वही लम्हा ज़ेबरे के लिए कार आमद बन गया। वो लड़की को अपनी पुश्त से गिराने में कामयाब हो गया था। लड़की ने कई कलाबाजियां खाई और ज़ेबरा भागता चला गया। वो उठ खड़ी हुई थी, ये भी एक अंदाज था, वरना इस कदर बरक रफ्तारी से दौड़ते हुए ज़ेबरे की पुश्त से कोई आम आदमी गिर जाता तो उसकी हड्डियां पिसलियां ही चकनाचूर हो जाती। लेकिन लड़की शायद पहले से उसके लिए तैयार हो गई थी और उसने इस अंदाज में अपने जिस्म को नीचे गिराया था कि टूट फूट नहीं हो सकी। शाबान उसके लिए आगे दौड़ा कि उसको कोई चोट तो नहीं लगी। वो लड़की के करीब पहुंच गया। लड़की ने शाबान को देख लिया और शाबान चौका इस वक्त सिर्फ उस साहली लिबास में था जो उसके ज़हरी जिस्म पर था, बाकी जिस्म खुला हुआ ही था। उसने अभी तक अपने जिस्म पर मकामी लोगों की मानद पत्ते नहीं लपेटे थे और यूं उसकी ज़हरी लिबास लड़की की निगाहों में आ गया और शायद वो हैरान थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शाबान घुटनों के बल लड़की के पास बैठ गया और उसने लड़की के बाजू पर हाथ रख दिया। लड़की ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि अजीब सी निगाहों से शाबान को देखती रही। शाबान ने उसे उठने का इशारा किया तो वो उठकर बैठ गई। उसकी सादा और मासूम आंखों में वही हालत थी जो मकामी बाशिंदों की आंखों में हुआ करती थी। शाबान का जी चाहा कि उससे इसके बारे में पूछे, लेकिन जानता था कि जुबान का इस्तेमाल उसे भड़का देगा। लड़की पीट कर उसे देखती रही, फिर दफ्तन जैसे उसे कोई ख्याल आया और वह फुर्ती से अपनी जगह उछल कर खड़ी हो गई, और उसके बाद उसने इतनी लंबी छलांग लगाई कि शाबान उसका छलांग का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लड़की एक जगह रुकी और उसके बाद उसने दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर के बाद वो निगाहों से उजल हो गई। शाबान एक गहरी सांस ली। लड़की से उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, बस वो तो उसकी सरमस्तियां देख रहा था और उसे ये एहसास हुआ था कि जंगल की रहने वाली ये लड़की बहुत मजबूत जिस्म की मालिक है। उसने अपने जहन से झटक दिया, यहाँ के मनाजर हर लम्हा एक नई कैफियत से रोशनास कराते थे। शाम के झटपटे रात की स्याहियों में तब्दील होने लगे। दफत ने शाबान को अपने ऐन सामने झाड़ी हिलती हुई महसूस हुई तो उसकी तेज निगाहों ने जायजा लिया तो उसे दो आंखें नजर आईं जो उन झाड़ियों के पीछे रोशन थी। शाबान चौंक पड़ा, ये क्या हो सकता है? फिर उसे एहसास हुआ कि अगर कोई दरिंदा भी है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि दरिंदे की दोस्ती वो देख चुका था। उन्होंने वही फितरत इख्तियार की थी जो मकामी लोगों की थी। अलबत्ता इस वक्त उसे शदीद हैरानी हुई जब अचानक उसने दरिंदे को झाड़ी के पीछे से निकलकर भागते हुए देखा। वो दरिंदा नहीं था, बल्कि वही लड़की थी जो ज़ेबरे पर से उसे पहली बार नजर आई थी। इस वक्त भी वो छलांगे मारती हुई जा रही थी। देखते ही देखते वो रात की तारीकियों में गुम हो गई। शाबान ने गर्दन झटकी और मुस्कुराने लगा। लड़की के दिल में उसके लिए तजस्सुस पैदा हो गया है।
दूसरी सुबह जब शाबान फलों का नाश्ता करने के बाद उस इलाके में काफी दूर निकल आया तो एक जगह उसे सरसराहट सी महसूस हुई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन फौरन ही उसे यह एहसास हो गया कि ये सरसराहट जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर की तरफ है। तब ही उसने दरख्त पर उस लड़की को देखा। शाबान हंसने लगा। अब वो भाग नहीं सकती थी, लेकिन ये उसकी खामख्याली थी। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, लड़की उस दरख्त से नीचे छलांग लगा दी। शाबान के हलक से आवाज निकल गई थी। अच्छी खासी बुलंदी से वो नीचे कूदी थी और उनमें इसे चोट लग जाने का खतरा भी हो गया था। लेकिन दूसरे ही लम्हे शाबान ने देखा कि जमीन पर कदम जमाते ही उसने फिर लंबी लंबी छलांगे लगाना शुरू कर दी। शाबान ताज्जुब का शिकार हो गया। इतने वक्त से क्या ये लड़की उसका ताक़ुब कर रही है? क्यों? आखिर क्यों? उसे अपने दिल में कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने इन आवाजों पर गौर किया। दिल कह रहा था कि तू भी तो एक तस्वीर छुपाए फिरता है, सारी दुनिया से अलग थलग उसे अपनी तन्हाइयों में देखता है, और वो तस्वीर इस वक्त भी तेरे दिल के करीब मौजूद है। शाबान एक ठंडी सांस ली और वापसी का सफर शुरू कर दिया। शाबान सोचने लगा कि पहाड़ों के दामन में सफर करते हुए वो समुद्र के करीब पहुंचे तो नया रास्ता भी दरियाफ्त हो जाएगा और उसे आसानी भी हो जाएगी। चुनाचा उसने वही रुख इख्तियार किया। खासा सफर तय करने के बाद जब उसे भूख लगने लगी तो वो एक दरख्त के करीब पहुंचा और उसके फल तोड़े। फल खाने के बाद वो कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। तभी दरख्त के पीछे उसे दो पैर नजर आए और तेजी से आगे बढ़ गए। इस बार भी शाबान को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। ये वही लड़की थी। शाबान फुर्ती से उछल कर खड़ा हो गया। उससे रहा ना गया था। लड़की ने उसे खड़े होते हुए देखा तो छलांग लगाई, लेकिन अब शाबान भी अपनी बरक रफ्तारी का मुजाहरा करना चाहता था। वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की इस बार किसी कदर दहशतज़दा हो गई थी। गालिबन उसे अपनी तेज रफ्तारी पर बड़ा नाज था, लेकिन शाबान भी किसी से कम नहीं था। उस जंगली घोड़े को भी अभी तक किसी ने पूरी तरह पहचाना भी नहीं था। फासला कम होने लगा। लड़की की रफ्तार नाकाबिले यकीन थी, लेकिन शाबान भी उस वक्त जिस्म की पूरी कुव्वत से दौड़ रहा था। अगर ये कोई समुद्री जगह होती तो शायद शाबान अब तक उस लड़की को 10 बार पकड़ चुका होता। और ये भी सिर्फ इत्तेफाक ही था कि समुंदर का तस्वर जहन में आते ही सामने समुंदर ठाठे मारता हुआ नजर आ गया। पहाड़ी दीवार एकदम खत्म हो गई थी और आगे समुंदर था, लेकिन लड़की ने यही सोचा कि ताक़ुब करने वाला समुंदर में से उसे ना पकड़ सकेगा। चुनाचा उसने एक बार फिर बदन की पूरी कुव्वत समेट कर लंबी छलांग लगाई और पानी में दौड़ती चली गई। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लड़की पानी में उतर गई और शाबान भी आहिस्ता आहिस्ता समुंदर की जानिब बढ़ने लगा। अब उसने अपनी रफ्तार कम कर दी थी। लड़की ने एक बार फिर गर्दन सीधा समुंदर पर उठाकर शाबान को देखा और उसके बाद समुंदर में गोता लगाई। शाबान गहरे पानी में दाखिल हो गया और फिर उसने बरक रफ्तारी से उस सिमत का रुख इख्तियार किया जहां लड़की पानी की सतह पर नजर आई थी, और चश्मे जून में वो लड़की के करीब पहुंच गया। लड़की जिस रफ्तार से तैर रही थी वो भी मामूली नहीं थी, लेकिन बेचारी क्या जानती थी कि एक आबी जानवर ही नजदीक मौजूद है। शाबान ने पानी में से उसे दबोच लिया और बेबस कर दिया। लड़की ने उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए बहुत जोर लगाया था, लेकिन शाबान उसे संभाले हुए सतह पर आ गया और उसने साहल की जानब तैरना शुरू कर दिया। लड़की अब भी उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। एक बार उसने पूरी कुव्वत से शाबान के सीने पर लाते रसीद की और उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन अब शाबान ने भी उसके गिर्द अपना बाजू का हल्का तंग कर दिया और उसे लेकर सतह पर आ गया। लड़की उसके बाजू से निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने बेइख्तियार कहा, आह मेरी पिसलियां टूट जाएंगी, और दूसरे लम्हे वो शाबान की गिरफ्त से निकल गई। इन अल्फाज को सुनते ही शाबान पर हैरत का इतना शदीद हमला हुआ था कि वह बाजू की गिरफ्त भूल गया। बिल्कुल नाकाबिले यकीन, क्या वो बोल सकती है? दूसरे लम्हे जब उस लड़की की जानब देखा तो वह साहल के करीब पहुंच चुकी थी। शाबान के लिए अब नामुमकिन था कि वो उस लड़की को छोड़ दे। चुनाचा साहल तक पहुंचना तो उसके लिए कोई मसला ही साबित नहीं हुआ था। अलबत्ता उसके बाद काफी भाग दौड़ करना पड़ी। लड़की हाँप गई थी। शाबान उसके करीब होता जा रहा था और फिर उसके करीब पहुंच गया। लड़की जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह हाँपने लगी। शाबान नरम निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसका वादा करता हूँ। इस बार लड़की की हालत भी शाबान से मुख्तलिफ नहीं हुई थी। उसकी हलक से एक अजीब सी आवाज निकली और वो पलट कर जमीन पर गिर पड़ी। वो फटी फटी आंखों से शाबान को देख रही थी और शाबान मुस्कुरा रहा था। तुम हमारी तरह बोलना जानती हो, तुम इंसानों की तरह बोल सकती हो, अल्फाज तराश कर सकती हो, और मेरे बारे में अब तुम्हें अंदाजा हो ही चुका था। चुनाचा क्या ये बेहतर नहीं कि अब हम इस खामोशी को तर्क करके
एक दूसरे से गुफ्तगू करें, एक दूसरे के बारे में मालूमात हासिल करें। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुतहविश निगाहों से शाबान को देखती रही। शाबान उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। उसने एक बार फिर कहा, लड़की, क्या तुम मुझसे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? लड़की ने गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और होंठों पर जुबान फेरने लगी। तुम बोल सकती हो। तुमने जो अल्फाज मुझसे कहे हैं उनके बोलने के अंदाज में कोई कमजोरी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर तुम बोलना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लड़की ने फिर खुश्क अंदाज में जुबान फेरी और शाबान के अंदाज में किसी कदर जल्लाहट पैदा हो गई। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने एक बार भी तुम्हारा ताक़ुब नहीं किया, मैं तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ा, जबकि तुम जगह जगह मुझे मिलती रही हो, मुझे देखती रही हो। मेरे दिल में ये एहसास भी है कि इसकी वजह मालूम करूं, लेकिन अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लड़की खामोश रही। अलबत्ता वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी और फिर वो उठकर बैठ गई। शाबान ने महसूस किया कि वो भाग जाने के चक्कर में है। उसने किसी कदर बेजारी के अंदाज में कहा, रास्ता खुला हुआ है। दरअसल मुझे सिर्फ इतना तजस्सुस था कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों भाग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे लपका था। कितनी बार तुम मेरे सामने आई, मगर मैंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश नहीं की। मेरे जहन में सिर्फ ये तजस्सुस था कि तुम मेरा ताक़ुब क्यों कर रही हो। इसकी कोई खास वजह है या सिर्फ इत्तफाक है? ताहम अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं उस भाग दौड़ के बाद तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा तो तुम जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं। इस बार लड़की ने अपने चेहरे के तासरात में कुछ तब्दीली की थी, लेकिन शाबान उसे ना जाते देखकर खुद ही वहां से वापस पलट पड़ा। जहन्नम में जाए, उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है उससे। अभी उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अकब से आवाज आई, ठहरो, रुको, प्लीज रुक जाओ। शाबान रुक गया। अलबत्ता उसकी हैरत अब भी इंतहा को पहुंची हुई थी। क्या इन आबादियों के रहने वाले तमाम लोग बोल सकते हैं, या इस लड़की में कोई खास बात है? ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं थी। अब तक आबादियों के बेशुमार अफराद नजर आए थे, लेकिन शाबान ने उनमें से किसी की आवाज नहीं सुनी थी। जबकि ये लड़की, वो रुक गया। लड़की अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंच गई। सॉरी, वेरी सॉरी, उसने कहा और शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक बार फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और मेरी जात से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर तुम कौन हो? शायद तुम्हें इस बात का इल्म हो कि तुम्हारी इस आबादी के साहल पर एक जहाज आया है। मैं उसी जहाज का बाशिंदा हूँ। ओहो, मगर ऐसे इस तरह? हाँ, मैं समुद्र में तैरता हुआ यहाँ तक आया था। लिबास जहाज पर ही छोड़ना पड़ा था, मगर तुम बहुत तेज दौड़ते हो। मेरा ख्याल है कि इस सरजमीन पर मुझसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला कोई नहीं, लेकिन तुमने मुझे खौफजदा कर दिया। तुम मुझसे ज्यादा तेज रफ्तार हो और पानी में ना जाने तुम मेरे करीब किस तरह पहुंच गए थे। शाबान हंसने लगा, फिर बोला, खैर मैं तुम्हें अपने बारे में बता चुका हूँ कि मैं समुद्री जहाज का मुसाफिर हूँ और तुम्हारी इस दुनिया में एक मेहमान की हैसियत से आया हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे अपने बारे में बताना पसंद नहीं करोगी? मेरा नाम रिश है, उसने जवाब दिया। खूबसूरत नाम है, इसका मतलब क्या है? मैं नहीं जानता, लेकिन रिश, ये बताओ, यहाँ इन आबादियों में जितने लोग रहते हैं, क्या सब तुम्हारी तरह बोलने की सलाहियत रखते हैं? वो हंस पड़ी, फिर आहिस्ता से बोली, नहीं। क्या मतलब? शाबान तअज्जुब से बोला, सिर्फ मैं बोल सकती हूँ या मेरे पापा बोल सकते हैं। पापा? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वहाँ पहाड़ की बुलंदियों पर। वो उस जगह? किधर? शाबान उस तरफ देखते हुए कहा, वो जो तुम्हें एक तनहा दरख्त नजर आ रहा है, बस उस दरख्त के अकब में मेरे पापा रहते हैं। तनहा? मेरे साथ, उसने जवाब दिया। क्या मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता हूँ? शाबान ने पूछा और वो किसी सोच में डूब गई। फिर उसने कहा, हाँ चलो, मेरे पापा से मिल लो, मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम अच्छे इंसान हो। मगर तुम अपने घर नहीं गई थी। मैंने तो तुम्हें अपने करीब ही देखा है। बस मुझे यूं लगा था जैसे तुम इस आबादी के बाशिंदे नहीं हो। मुझे शुबा हुआ था तुम पर और मेरा शुबा सच निकला, उसने कहा और हंस पड़ी। मुझसे खौफजदा क्यों थी? शाबान ने सवाल किया। बस थी, ये क्यों बताऊं? हूं तो मैं तुम्हारे पापा से मिल सकता हूं, आओ, लेकिन हो सकता है पापा नाराज हो जाएं। मैं उन्हें मना लूंगा, शाबान दिलचस्पी से बोला। हकीकत ये थी कि उसे उस लड़की और उसके पापा की मौजूदगी पर हैरत हुई थी। वो सिर्फ इस हैरत का शिकार था कि ये लोग बोल कैसे सकते हैं, जबकि लड़की सूरत व शक्ल से बिल्कुल मकामी बाशिंदों जैसी थी। लड़की खासी बेजिगर थी। पहाड़ की बुलंदियों पर भी उसने दौड़ने की रफ्तार बरकरार रखी थी और शाबान भी उसका साथ दे रहा था। तजस्सुस उसे उस जानब ले जा रहा था। ये दरख्त ऐसी सपाट जगह पर था जहाँ आसानी से नहीं चढ़ा जा सकता था। गालबन शाबान के अलावा कोई भी होता तो उसे बहुत दिक्कत पेश आती।
जाती, लेकिन शाबान खुद गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। कुछ देर के बाद वो दरख्त के करीब पहुंच गए। दरख्त के अकब में एक गोल सुराख बना हुआ था जो यकीनी तौर पर किसी गार का दहाना था। अलबत्ता शाबान ने यह अंदाजा बआसानी लगा लिया था कि ये सुराख इंसानी हाथों की तराश है। पहाड़ों में गारों की मौजूदगी कोई हैरान कुन बात नहीं थी, लेकिन ये रास्ता लड़की सुराख के करीब पहुंची और उसने आवाज दी, पप्पा पप्पा। और कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। बड़ा तंदुरुस्त तवाना था और मकामी बाशिंदों की तरह उसके जिस्म पर मुख्तसर सा ज़हरी लिबास था, लेकिन लड़की के साथ शाबान को देखकर वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने सवालिया निगाहों से लड़की को देखा तो लड़की ने कहा, पापा ये भी बोल सकता है। बूढ़े ने किसी कदर परेशान निगाहों से शाबान को देखा तो शाबान ने कहा, इससे पहले कि मैं आपके बारे में परेशान हूँ और तजस्सुस का शिकार हूँ जनाब, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उस जहाज का बाशिंदा हूँ जिसके बारे में शायद आपको इत्तला मिली हो कि वो साहल से आ लगा है। बूढ़े ने किसी कदर नाखुशगवार निगाहों से लड़की को देखा तो लड़की कहने लगी, पापा ये अच्छे आदमी हैं और बिल्कुल मजबूरी के आलम में मुझे इनसे बोलना पड़ा, हालांकि तुमने मुझे इसके लिए मना कर दिया था। क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? बूढ़ा बोला। क्यों नहीं जनाब, शाबान ने जवाब दिया और बूढ़ा उसे लिए हुए गार में दाखिल हो गया। अंदर से गार बेहद कुशादा था और उसमें जगह जगह हवा के दाखिले के लिए भी सुराख रखे गए थे। यहाँ कोई सामान नहीं था। जमीन पर 2 बिस्तर अलग अलग बिछे हुए थे और एक तरफ फलों का ढेर लगा हुआ था और इसके अलावा गार की नंगी दीवारें थी। गालबन ये कुदरती गार था, बस उसमें ये दरवाजा तराशा गया था। शाबान ने गार का जायजा लिया। बूढ़ा मुतजस्सिस निगाहों से उसे देख रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, आओ, मेरा तजर्बा ये कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो, मगर रिश्त तुम्हें कहाँ मिली? यही इन आबादियों में। मेरे दिल में भी ये तसव्वुर पैदा हुआ कि काश मैं जहाज वालों से मुलाकात कर सकता। मैं आपको किस नाम से पुकारूं? सिर्फ बाबा कह लो, मेरा कोई नाम नहीं रहा है अब। अगर कभी कोई नाम था तो मैं उसे भूल चुका हूँ। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा और फिर बोला, बैठ जाओ। क्या गार की पथरीली जमीन पर बैठना तुम्हें नागवार होगा? हरगिज नहीं, शाबान ने कहा और जमीन पर बैठ गया। बूढ़ा उसे कुछ फासले पर बैठ गया। रश थोड़ी फासले पर खड़ी मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। अब उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार थे। वो खुश नजर आ रही थी कि उसने एक दरियाफत की और उसकी ये दरियाफत उसके बाप को भी पसंद आ गई। शाबान ने फिर बूढ़े से कहा, मेरा नाम शाबान है और मुख्तलिफ अल्फाज में मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जहाज अखनातून कहलाता है। हम लोग समुद्र के नीचे पाए जाने वाले ऐसे पौधों के बारे में तहकीक करते फिर रहे हैं जो इंसानी जिंदगी के काम आ सकते हैं और उनसे दवाएं वगैरह हासिल की जा सकती हैं। इसी तरह सफर करते हुए हमारा जहाज अखनातून इतनी दूर निकल आया है और अब यही सरजमीन नजर आई और हमने यहाँ कुछ वक्त क़याम करने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ जहाज में बहुत से लोग हैं। मैंने सुना है कि सब मकामी बाशिंदों से घुल मिल गए हैं और इब्तदाई आबादी में एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया है। हाँ, ऐसा हुआ है। क्या तुम तवील जिंदगी यहाँ गुजारना चाहते हो? नहीं, बहुत तवील नहीं, लेकिन एक अच्छा अरसा हम यहाँ गुजारेंगे। तुम्हें यहाँ के बाशिंदों से कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसके बाद मैं तुम्हारे जरिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने में हक बजानब हूँ कि इन मासूम बाशिंदों को कोई जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करना। ये फाख्ताओं की तरह सीधे सादे और मासूम है और इनके जहनों में किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई तसव्वुर नहीं है। पहली बात तो ये रह जाती है कि मुझे आपको किस नाम से मुखातब करना है। मेरे लिए सिर्फ बाबा का लफ्ज काफी नहीं है। जितनी उम्र तुम्हारी उम्र है नौजवान, उससे मुझे ये अंदाजा होता है कि कम से कम तुम मेरी असलियत से वाकिफ नहीं होगे। चुनाचा इस बात को यकीन करने के बाद कि अगर मैं तुम्हें अपना नाम ओलियो साबन जामा बताऊं तो क्या तुम इस नाम से शनासाई का इजहार करोगे? ओलियो साबन जामा नहीं, मेरे लिए ये नाम अजनबी है, मगर क्या बहुत से लोग इस नाम को जानते हैं? अब नहीं जानते होंगे। बात बहुत पुरानी हो गई, कम से कम 24 साल पुरानी, और यकीनी तौर पर 24 साल में इंसान हर शख्स को भुला देता है। क्या आपका ताल्लुक मजहबी दुनिया से है? था, ओलिया साबन जाहा ने जवाब दिया, और आपने वह मजहबी दुनिया छोड़ दी। हाँ, इसके पश्ते पुश्त एक कहानी है, बिन जामा कहने लगा और शाबान के चेहरे पर दिलचस्पी के आसार पैदा हुए। मेरे दिल में इंतहाई ख्वाहिश है मिस्टर ओलिया साबन कि मैं आपके बारे में मालूमात हासिल करूं, और मैं इसे अपनी खुशी बख्ती समझता हूं कि कम से कम इस खित्ते में मुझे बोलने वाला एक शख्स मिला।
मैं अपनी मसरत का इजहार नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं परेशान हूँ उस तसव्वुर के साथ कि कहीं तुम्हारा जहन तब्दील ना हो जाए और ये खिता जो मोहब्बतों और पाकीज़गी से माला माल है दागदार ना हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ समुद्री तहकीकात के लिए निकले हैं। किसी इंसान तो इंसान जानवर को भी नुकसान पहुंचाना हमारे लिए एक बदनुमा फेल होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हम कुछ अरसा यहाँ क़याम करेंगे और उसके बाद अपनी दुनिया का रुख इख्तियार कर लेंगे। तब मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ कि मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। बिन जामा ने जवाब दिया और फिर लड़की की तरफ रुख करके बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि महज़ब की दुनिया की रवायात को हमने हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया, लेकिन इसके बावजूद आज एक बार फिर मेरे जहन में अपनी दुनिया ताज़ा हो गई। चुनाचा रिश, तुम यहाँ यूं करो, थोड़ी से फल ले आओ ताकि मैं अपने इस मेहमान की खातर मदारत करूं। रिश उन फलों की जानब बढ़ गई थी। शाबान मुस्कुराती निगाहों से बिन जामा को देख रहा था। रिश के लाए हुए फलों में से एक फल उठाकर दांतों से काटते हुए बिल आखिर शाबान ने कहा, बिन जामा, मैं आपके बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहता हूँ और आपसे इस खिते के बारे में भी मालूमात हासिल करने का ख्वाहिशमंद हूँ। बिन जामा ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाई और बोला, हाँ, जैसा कि मैंने कहा, अपनी ज़ुबान बोलने वाले एक शख्स को देखकर मेरे दिल में बहुत सी मोहब्बतें, बहुत से तसव्वुरात उभर आए। 24 साल पहले की वह तमाम तसव्वुरात जब औलिया साबन जामा एक बहरी कज़ाक था। बिन जामा के चेहरे पर माजी की धुंध छा गई और उस धुंध में उसे लातादाद मनाज़र नजर आने लगे। उसकी मदम आवाज़ उभरी, मेरी इस कहानी से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी जिनमें सिर्फ मेरी ज़ात मुलव्वस है। मैंने कहाँ जन्म लिया, किस तरह परवरिश पाई, कैसे जवान हुआ, वो कौन से हालात थे जिसने मुझे समुंदर का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। बहुत तवील दास्तान है और इस दास्तान में कोई ऐसी नदारत नहीं है जिससे तुम्हें दिलचस्पी हो। बस यूं समझ लो, मैं एक मछेरे का बेटा था, मछेरों की बस्ती में रहता था। माँ बाप मछलियां पकड़कर जिंदगी की गाड़ी को धकेल रहे थे और उन लोगों के मजालम का शिकार थे जिन्होंने अपनी अजारादारी कायम कर रखी थी और हाथ पांव हिलाए बगैर मछेरों से अपना हिस्सा वसूल कर लिया करते थे। इतना कि खुद मछेरे इतनी रकम अपने मसरफ में नहीं ला सकते थे। शायद ये मेरी सरकशी ही थी कि मैंने उनसे इस हरकत से हमेशा नफरत की, जबकि मछेरों की बस्ती का हर शख्स इस बात से मुतफिक था कि उन ठेकेदारों को खराज और किराए जो बकौल उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और जिनके बगैर समुंदर मछलियां नहीं उगलते, मैं इस सरकशी में मशहूर हो गया और ठेकेदार मेरी इस बगावत को कुचलने पर कमर बस्ता हो गए। सो मेरे और उनके दरमियान ठन गई और मैंने नौजवानों का एक ऐसा गिरोह बना लिया जो मेरा हम ख्याल था और उन ठेकेदारों का मुखालिफ। ठेकेदारों ने हमसे बाकायदा जंग का आगाज कर दिया, जिसके नतीजे में उनके बहुत से अफराद हमारे गिरोह के हाथों कत्ल हो गए और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, यानी कानून ने हमें तलब कर लिया, मगर हम कानून के कब्जे में नहीं आए। समुंदर हमारी जागीर था और हमने बचपन से समुंदर में की आगोश में पनाह ली थी। वही हमारा खिलौना था, वही हमारे लिए आगोश मादर। सो कानून नाफज करने वाले इदारे अपनी कश्तियों में हमारा ताकुब नहीं कर सके और हमने उन्हें समुंदर में ऐसे ऐसे खेल दिखाए कि वो तंग आ गए, लेकिन नतीजे में हमारी सारी बस्ती तबाही का शिकार हो गई और हम जैसे मुजरिमों की वजह से उस बस्ती को वहां से उजाड़ दिया गया। हम उनसे इंतकाम लेने पर कमर बस्ता हो गए और यूं हमारे और कानून नाफज करने वालों के दरमियान ठन गई, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही, बड़ी खून रेजी हुई। और फिर भला उन आबादियों में हमारी क्या गुंजाइश थी? जब हम उन लोगों का कत्ल आम करते करते थक गए तो हमने सोचा कि अब हमें अपनी आइंदा मुस्तकबल का भी फैसला करना है, और मुस्तकबल समुंदर ही से वाबस्ता था। चुनाचा कुछ ऐसे लोगों को जो दौलतमंद थे अपने में कब्जे में करने के बाद हमने एक बहरी जहाज खरीदा और उसके जरिए समुंदर में दूर दूर तक निकल गए। हमें उन वीरानो जजीरों की जरूरत थी जहां हम अपना मस्कन बना सकते, और यूं एक बहरी कज़ाकों का गिरोह वजूद में आया और जिसका सरबराह सलाहियतों की बुनियाद पर मुझे करार दिया गया। और फिर हमने अपने फन में तरक्की हासिल की। हम मुख्तलिफ ज़राए से कुव्वत हासिल करने लगे और हमारी बहरी जहाज़ों में इजाफा होता गया। फिर औलिया साबिर जामा मशहूर हो गया और हम बहरी कज़ाकी करने लगे। जिंदगी एक बड़ा हिस्सा मैंने इस अमल में गुजारा, लेकिन वक्त तब्दीलियां लाता रहता है और मेरी जिंदगी में भी तब्दीलियां रूनुमा हुई। जो कत्लो गारतगरी, जो खूनजोरी मैंने की थी, उसकी धुंध मेरे दिमाग पर छाई हुई थी। और जब मैं इंसानियत के रास्तों पर होता तो मुझे एहसास होता कि मैंने इस दुनिया के साथ बड़ा वहशियाना सलूक किया है। ऐसे ऐसे मनाजर निगाहों के सामने आ जाते जो मेरे वजूद में लर्ज़िशें पैदा करते, मुझे अपने आप से नफरत होने लगती। लेकिन जब इन सब का ख्याल आता
जो मेरे इस रास्ते के राहबर थे, तो मैं अपने आप को तसल्लियां दे लेता, लेकिन वो बहुत शख्सियत मेरी थी जो इस कश्मकश का शिकार थी। फिर यूं हुआ कि एक बार हम बहरी कज़ाकी करने के लिए निकले। हमने एक समुद्री जहाज पर धावा बोला और जो कुछ हम किया करते थे वही किया, लेकिन शायद किसी की आह काम कर गई। मौसम हालाती समुद्री कज़ाकी के लिए बिल्कुल साजगार था, लेकिन जब हमारी कश्ती वापसी के लिए तैयार हुई तो अचानक ही समुद्र में तूफान के आसार नमूदार हुए और हम शदीद तरीन तूफान में घिर गए। ऐसा तूफान था कि शायद किसी इंसानी आंख ने ना देखा हो। कश्तियां रेजा रेजा हो गईं, मेरा पूरा शिराजा मुंतशिर हो गया और ना जाने वो लकड़ी का तख्ता कहां से मेरे हाथ लग गया, जिसने समुद्र में मेरी जिंदगी तो बचा ली, लेकिन मुझे महज़ब दुनिया से इंतहाई दूर ला फेंका। ये तख्ता बहता रहा, भूखा प्यासा जिंदगी से आरी मैं सफर करता रहा और ना जाने कितने अरसे के बाद मैंने सूरज देखा, कितने अरसे के बाद मैंने अपने आप को सलामत महसूस किया। ये यही सरजमीन थी जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, और उस सरजमीन के मासूम और नेक बाशिंदों ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, मुझे इंसानी हमदर्दी के तहत नई जिंदगी से रोशनास किया। हालांकि उनमें से मैं नहीं था, लेकिन लोग बिल्कुल तहजीब दुनिया से कटे हुए और शायद ऐसे लोग हैं जहां तारीख की हवाएं कभी नहीं पहुंची। हाँ, अगर तहकीकी स्कॉलर इधर का रुख करें और यहाँ के बारे में तहकीक करें तो एक अनोखी कहानी लेकर यहाँ से जाएंगे। तहजीब का आगाज कहाँ से हुआ और उसने कैसे कैसे मदारिज तय किए, ये एक बाकायदा तारीख है। लेकिन इस खित्ते की तारीख बताती है कि अगर यहाँ हमेशा ही से आबादी थी तो इस आबादी ने कभी तहजीब की जानब रुख नहीं किया, लेकिन जो कुछ वक्त सिखाता है वो उन्होंने जरूर सीख लिया। जैसे तुम जिस्म पोशी और उन हिस्सों को महफूज रखने का तसव्वुर जो इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं, और यकीनी तौर पर तुमने अपनी आंख से देखा होगा कि उन निगाहों में शर्म और हया का वही तसव्वुर मौजूद है जो महज़ब आबादियों के इंतहाई महज़ब इलाकों में होता है और मज़ाहब ने उसकी तलकीन की है, लेकिन उनकी जहनों में वो तमाम चीज़ें अभी तक नहीं पहुंची जो महज़ब की दुनिया की तकरीब कारी का हिस्सा है। यही वजह है मेरे दोस्त कि यहाँ जानवर, दरिंदे और वो तमाम इंसान जो बाद जगह दरिंदों से भी बदतर होते हैं उतने ही मासूम हैं जितने शायद कबल आज तारीख या तहजीब के आगाज से पहले। और जब तमाम मासूम इंसानों ने मुझे अपने दरमियान जगह दी और बेलौस जज्बों के तहत मेरी खातर मदारत की और मैंने यहाँ के माहौल को देखकर उसके बारे में अंदाजा लगाया तो अपनी दुनिया मुझे बदतरीन महसूस होने लगी। मैंने सोचा कि शायद तकदीर ने मुझे एक मौका दिया है अपनी साबका बुराइयों को ख़त्म करने का, सो क्यों ना यहीं रह जाऊं और उससे बेहतर ख्याल मेरे जहन में और कोई नहीं आ सका। बेशक ज़ुबान का रिश्ता ना होने की वजह से मैं उन लोगों से थोड़ा सा बददिल हुआ था, लेकिन इशारों की ज़ुबान तो दुनिया के हर खित्ते में राइज है और वो ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं जो इंसानी ज़रूरतों में तसव्वुर की जाती हैं। और सो यही हुआ। फिर एक ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल हो गई जो उन्हीं में से एक थी और उससे मेरा तमाम तर ज़हनी और जिस्मानी रिश्ता कायम हो गया, जिसके नतीजे में रिश वजूद में आई। वो लड़की मेरी ज्यादा अरसा मेरे साथ नहीं दे सकी, लेकिन रिश को वो मेरे आगोश में छोड़ गई थी। समुंदर ही की एक लहर ने उसे अपने आप में जज़ब कर लिया था और उसके बाद जिंदा वापस ना आ सकी। लेकिन रिश मेरी जिंदगी का ऐसा सरमाया बन गई जिसके बाद मुझे किसी और शय की तलब ना रही। मैंने उसी की परवरिश में अपनी तमाम तर सलाहियतें सिर्फ की और उन लोगों से रहने का तसव्वुर थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज अपनाया जिसका उन्हें कोई एहसास नहीं हुआ। ये सोचने के मामले में बहुत मासूम हैं और उनके सोचने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। अपने काम से काम रखते हैं, किसी के दुश्मन नहीं है और नहायत पुरसकून अंदाज में अपनी इन आबादियों में जिंदगी बसर करते हैं। ना उनके लिए कोई घर की जरूरत है, ना जरूरत से ज्यादा लिबास की। जहाँ शाम हो जाए वहीं परिंदों की मानद बसेरा कर लेते हैं। जमीन पर, झाड़ियों में, घास में या दरख्तों की बुलंदियों पर, शाखों और पत्तों में खाने पीने के लिए कुदरत ने यहाँ इतना जखीरा जमा कर दिया है कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया होगा। और शायद वो यही मेहरबानी है आसमान पर रहने वालों की जो उसने अपने बंदों के लिए हमेशा कायम रखी थी, लेकिन बदकारियों ने उनसे वह सब कुछ छीन लिया। और जिन्होंने उसकी नाफरमानी नहीं की उन्हें देख लो तुम अपनी आंखों से, उसने इतने दे रखा है कि ना जाने उनकी तारीख इतनी तवील है और ये उसी से गुजारा करते चले आए हैं। ना यहाँ शिकार का तसव्वुर है, ना गोश्त खाने का, यहाँ तक कि समुद्री मछलियां भी उनके लिए एक बेमकसद चीज हैं।
घास फूस, पत्ते और ये फल, ये सारी चीजें ये सारी जानवरों की मानद खा लेते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। शायद तुम इस बात पर यकीन ना करो कि इन आबादियों में मैंने कभी किसी शख्स को बीमार नहीं देखा। अपनी जिंदगी का एक तवील तरीन वक्त ये गुजारते हैं और उसके बाद तभी मौत मर जाते हैं। ये है इस इलाके की हैरतनाक जिंदगी। अलबत्ता रिश को मैंने महज़ब दुनिया से नावाकिफ नहीं रखा। जबकि ये समझने के काबिल हो गई तो मैंने उसे ज़ुबान सिखाई। ये बोल सकती है, अच्छी तरह बोल सकती है वो तमाम ज़ुबानें जो मैं जानता हूँ। ये इनसे ज़हनी तौर पर बेहतर है, लेकिन चौका ताल्लुक इन्हीं से है, इसीलिए इन्हीं की मानो जिंदगी बसर करती है और मैं यहाँ इस पहाड़ी गार में अपनी तभी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे इल्म हुआ था कि एक समुद्री जहाज जो बहुत अजीम अफशां है यहाँ आकर साहल से लगा है और महज़ब आबादियों के लोग वहाँ उतर रहे हैं। ये इत्तला मुझे रिश ने ही दी थी। बाकी लोगों से मेरे सिर्फ इतने राब्ते हैं कि अगर सारे राह उनसे मुलाकात हो जाए या कोई इस सिमत आ निकले और मुझसे उसकी कोई जरूरत हो तो मैं पूरी कर दूं। ये है मेरी कहानी। मुअज़्ज़ज़ नौजवान, आपने इस खित्ते के बारे में तफसीलात बताई और अपनी जिंदगी की जो कहानी सुनाई है मैं उससे बहुत ज्यादा मुतासर हूँ। मुअज़्ज़ज़ औलियो साबन जामा, क्या इन आबादियों में ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके लिए बासे तरद्दुद हो? बज़ाहिर कोई ऐसी चीज नहीं है और शायद ये तरद्दुद को अपने जहन तक पहुंचने ही नहीं देते। शायद तुम्हारे यहाँ कोई धमाका हुआ था जिन्होंने उन्हें खौफजदा कर दिया और ये वहां से दूर हो गए, लेकिन उनकी सोच उन मासूम जानवरों से मुख्तलिफ नहीं है जो शेर के सामने से भाग जाते हैं और थोड़े फासले पर जाकर फिर घास चरने में मसरूफ हो जाते हैं। अलबत्ता उन पहाड़ी दूसरी तरफ का जगरियाफियाई माहौल भी जरा मुख्तलिफ है, मगर उसके लिए थोड़े से फासले दरकार होते हैं। रास्ते में एक समुद्री खाड़ी पड़ती है जो ऊपर तक नजर नहीं आती क्योंकि उस पर अजीबोगरीज घास फूस की बेलें छाई रहती हैं, लेकिन खाड़ी की दूसरी जानब जो लोग रहते हैं वो किसी कदर कीना परवर और पिस्ता कद हैं। उनके खदो खाल भी उन जैसे नहीं और उनका जहन सहन भी उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। शायद तुम्हें इस बात का यकीन ना आए कि मैं खुद कभी उस खाड़ी को अबूर करके उन लोगों के इलाके तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं तो कुछ ऐसी हरकत करके जाते हैं जो यकीनी तौर पर उनकी शख्सियत की गमाजी होती है। कई बार यहाँ से लड़कियों को उठा लिया गया है, लेकिन मासूम और बेज़रर लोग इंतकाम का कोई जज्बा अपने दिल में नहीं रखते। बाज़ औक़ात जब उनके कुछ गिरोह खाड़ियाँ अबूर करके इस सिमत निकल आते हैं तो कत्लोगारी भी करते हैं और बेकार हंगामा खेजियाँ करके वापस चले जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर ये लोग सिर्फ छुप जाने में आफियत समझते हैं। ओहो, इसका मकसद है कि वे ज़हनी तौर पर उनसे बदतर हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता। उनके जिस्म भी इन लोगों की मानद बेलिबास होते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर कीना परवरी की झलक नजर आती है और वो हथियार भी इस्तेमाल करते हैं। हर चंद के ये हथियार लकड़ियों के टुकड़ों और इन्हीं लकड़ियों में बनाई जाने वाली नोकों से ज्यादा नहीं होते, लेकिन उन जैसे लोगों के लिए तो वही काफी है। मैं चौंका महज़ब दुनिया से आबाद हुआ एक इंसान था। मैं अगर चाहता तो उन लोगों को भी तकरीबकारी पर आमादा कर सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि फिर वही बात होगी, यानी यहाँ पर भी महज़ब दुनिया का सा माहौल फैल जाएगा। इधर से कार्रवाई होती है, उधर से बचाव होता है। इसी तरह ये लोग भी जिंदगी गुजार ही लेते हैं। चुनांचे मैंने इनके दिलों में इंतकामी जज्बा बेदार नहीं होने दिया। अब ये मेरी सोच है, इसमें गलत बात हो या दुरुस्त इसका मैं फैसला खुद नहीं कर सकता, लेकिन गुजर रही है। तवील अरसा गुजर गया मुझे इस इलाके में और मैं नहीं जानता कि मजीद कितनी जिंदगी पाई है मैंने। रिश आज़ाद है, वो महज़ब दुनिया की रवायतों से वाकिफ हो चुकी है, लेकिन उसकी रगों में भी यही का खून दौड़ता है। चुनांचे मैंने उसे उन लोगों से मुख्तलिफ करने की कोशिश नहीं की और वो उन्हीं की मानद परवान चढ़ रही है। मैं जानता हूँ कि कोई भी दिन उसकी जिंदगी का ऐसा दिन होगा जब वो अपने लिए भी किसी को मुंतखब कर लेगी और शायद मेरे मरने के बाद वो इसी अंदाज में जिंदगी गुजारे जैसे यहाँ के लोग। मैं उसमें कोई इख्तलाफ पैदा भी नहीं करना चाहता। हाँ, ये पहला अनोखा मौका है जब तुम मेरे सामने आए हो। औलिया साबन जामा खामोश होकर शाबान की सूरत देखने लगा। शाबान को इस अजीबोगरीब दास्तान में बहुत लुत्फ आ रहा था। रिश भी खामोश बैठी अपने बाप की दास्तान सुन रही थी, जिससे यकीनी तौर पर वो पहले से वाकिफ थी, क्योंकि उसके चेहरे पर किसी तरह की अजनबियत या हैरत के आसार नहीं थे। ना ही उसकी निगाहों में शाबान अपने लिए कोई ऐसा जज्बा तड़पता हुआ देखा जिसकी तवक्का की जा सकती थी। बिन जामा ने शाबान से बहुत सी बातें की, उसके बारे में पूछा और ये मालूम किया कि जहाज से सफर करके वो यहाँ तक आए हैं वो किस नौइयत का है। बिन जामा कहने लगा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे अंदर इतनी सकत नहीं है कि इतना फासला तय करके साहल तक जाऊं और तुम्हारे शनासाओं और दोस्तों से मिलूं, लेकिन मेरे बच्चे अगर कभी इधर से गुजर हो तो उस बूढ़े शख्स के पास भी चंद लम्हात गुजार लिया करो, मुझे खुशी होगी।
अगर मौका मिला बिन जामा तो मैं असद शरादी और एडगर मुआर्लस की मुलाकात भी तुमसे कराऊंगा। क्या तुम लोग यहाँ तवील अरसा क़याम करोगे? हाँ, उन लोगों का यही इरादा है। बहरहाल मेरी इस गुजारिश को ज़ेरे निगाह रखना शाबान कि वहाँ से रुखसत हुआ तो बिन जामा ने रश से कहा, तू इसकी रहनुमाई कर, यकीनी तौर पर इन मुख्तसर रास्तों से तू इसके गिरोह तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगी जो तू जानती है, जबकि उसे दुश्वारियां पेश आएंगी। क्या ऐसे रास्ते मौजूद हैं? शाबान ने पूछा। हाँ, यकीनन ये उसी इलाके में पैदा हुई है और साहल तक जाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। उसने साहल पर आने वालों की इत्तला मुझे दी थी, तब तो मैं ऋषि की रहनुमाई जरूर चाहूंगा। और शाबान वहां से रुखसत हुआ। ऋषि ने बिलाशुबा ऐसे रास्ते इख्तियार किए थे जो शाबान के इल्म में नहीं थे, और साहल तक पहुंचने के लिए उसे तवील तरीन समुद्री सफर इख्तियार करना पड़ता। वो समुद्री रास्ते से शाबान को अखरा तक पहुंचना साहल पर उस जगह तक जाना आसान था जहां उसके साथी मौजूद थे, लेकिन ऋषि ने जो रास्ते उसे दिखाए ये मुख्तसर तरीन थे। और कुछ ही देर के बाद उसने अपने गिरोह को देखा जो कामों में मसरूफ था। खलासियों की ऐश को इजाजत मिल गई थी, चुनाचा वो अपनी ऐश गोशी में मसरूफ थे और उन्हें किसी बात से कोई गर्ज नहीं थी। वैसे भी यहाँ अब अखनातून से राब्ते रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। जब शाबान ऋषि को रुखसत करने के बाद अपने साथियों के पास पहुंचा तो सबसे पहले दरदाना ही ने उसका इस्तकबाल किया। कहो कोलंबस, कौन सी नई दुनिया दरियाफत करके आए? दरदाना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हकीकत यही है आंटी कि मैं नई दुनिया ही दरियाफत करके आया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि इस माहौल में रहने के बाद ये दिल चाहता है कि जिंदगी के बकिया लम्हात यहीं गुजार दिए जाएं, लेकिन हम मुहज्जब चूहे हैं और अपनी आबादियों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ खासा वक्त गुजारेंगे और तुम जब भी आते हो नई कहानियां लेकर आते हो। से 100 इस बार की कहानी क्या है? अंकल शरादी और कैप्टन एडगर मुआर्लस के सामने ही सुनाऊंगा। और जब सब जमा हो गए तो सबने दरदाना से मिलते जुलते अल्फाज कहे तो शाबाना ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया, इसमें कोई शक नहीं है कि अब हम इस खित्ते के रहने वालों के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन अगर उनकी दास्तान कोई ऐसा शख्स हमें सुनाए जो हमारी जुबान बोल सकता हो और महज़ब दुनिया से ताल्लुक रखता हो और उसकी एक तवील रिसर्च हो इस इलाके पर, यकीनी तौर पर वो सब कुछ आपके लिए भी बाइसे दिलचस्पी होगा। आह, तू क्या तुम ऐसा कोई शख्स तलाश करने में कामयाब हो गए हो? एडगर मुआर्लस ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। हाँ, और यकीनी तौर पर वो शख्स बड़ी दिलचस्पी का बाइस है, कम से कम मेरे लिए और हो सकता है कि आपके लिए भी। कौन है वो? असद शरादी ने पूछा। उसका ताल्लुक कहाँ से है? उसने कोई तज़किरा नहीं किया और ना ही मैंने उसे खरीदा, लेकिन किसी जमाने में वो एक अजीम बहरी कज़ाक रह चुका है। क्या नाम है उसका? एडगर मुआर्लस ने पूछा। ओलिया साबन जामा। ओलिया साबन जामा। कैप्टन एडगर मुआर्लस ये नाम बार बार दोहराने लगा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, यकीनी तौर पर उसका ताल्लुक मेरी समुद्री जिंदगी से पहले का मालूम होता है। ये नाम कान आशना है। दरअसल जब हमें तरबियत दी जाती है तो ऐसे तमाम रमूज से आगाह किया जाता है जिनका ताल्लुक समुंदर से होता है, और समुद्री कज़ाकों की कहानियां भी हमें सुनाई जाती हैं, और उसके लिए एक बाकायदा तरबियत गाह है। और यकीनी तौर पर उस तरबियत गाह में ओलिया साबन जामा का नाम बहरी कज़ाक की हैसियत से मौजूद था। मगर शाबान, क्या ओलिया साबन जामा यहाँ मौजूद है? हाँ, वो तवील अरसा कबल यहाँ आया था। गालिबन उस अरसे का तयन 24 साल है, जैसा कि उसने मुझे बताया, और यहाँ आने के बाद उसने अपनी खुशी से मकामी जिंदगी इख्तियार कर ली और अब वो इन्हीं में से एक है। एक पहाड़ में सुराख बनाकर रहता है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम रिच है और वह मकामी औरत की औलाद है, लेकिन बिन जामा जिंदगी के आखिरी अय्याम तक बड़ी खुशी से यहाँ जिंदगी गुजार देना चाहता है। बकौल उसके 24 साल के बाद उसे कोई ऐसी शख्सियत मिली है जिसका ताल्लुक बैरूनी दुनिया से है और वह उसकी जुबान बोल सकती है। शाबान बिन जामा से मुलाकात की सारी कहानी उन लोगों को सुनाई तो एडगर मुआर्लस ने दिलचस्पी से कहा, किसी बहरी कज़ाक से हमारी मुलाकात वाकई बड़ी दिलचस्प रहेगी। किसी भी मुनासिब वक्त से उससे मिलेंगे, लेकिन जहां इसका क़याम है वहां तक का फासला कितना है? शाबान इसके फासले के बारे में तफसीलात बताने लगा। असद शरादी ने कहा, इसके लिए बाकायदा मनसूबा बंदी करेंगे। शाबान ने खलीज के पास रहने वालों के बारे में तफसीलात बताई और उस बात को सुनकर भी उन लोगों को खासी दिलचस्पी पैदा हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ 2 कौमें आबाद हैं। हो सकता
सकता है खाड़ी की उस तरफ रहने वाले किसी और ज़हनियत के मालिक हों, बशर्ते कि उन्हें देखा जा सके। खैर, हमें उन चीज़ों से दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए, असद शरादी ने कहा। एडगर मॉरलस गर्दन हिलाकर बोला, बस यहाँ की कहानियां सुनने से दिलचस्पी है हमें। शाबान सब कुछ भूल गया। दर्दाना की फरमाइश पर उसने यहाँ क़याम करने का फैसला कर लिया और ये वादा किया कि अब तवील अरसे तक वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन समुद्र में उतरना उसका महबूब मशगला था। यूं तकरीबन 20 दिन गुजर गए और इस दौरान कोई ऐसा वाकया रूनमा ना हुआ जो काबिल जिक्र होता। फिर एक दिन असद शरादी और एडगर मॉरलस दर्दाना के साथ शामिल होकर शाबान के हमरा बिन जामा से मिलने गए। जाकास और दूसरे अफराद को यहाँ की जिम्मेदारियां सौंप दी गई और इस तवील अरसे में उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ उनके लिए मसाइल मौजूद नहीं और ओशियन ट्रेडर के नुमाइंदों के फरिश्ते भी इधर का रुख नहीं कर सकते। बहरतौर ये एक दिलचस्प बात भी थी और कभी कभी जब तन्हाई में सोचने का मौका मिलता तो खौफनाक भी महसूस होती थी कि महज़ब दुनिया से इतने फासले पर वो अपने तमाम तर इख्तियार खत्म करके मुकीम हैं और ये नहीं कहा जा सकता कि वापसी का सफ़र कामयाब सफ़र साबित होगा या नहीं, या वापसी के सफ़र में उन्हें किसी कदर तवालत इख्तियार करनी पड़ेगी। अलबत्ता इस बात से सब ही मुत्तफिक थे कि अब समुद्र में ये उनकी आखिरी मंजिल है और यहाँ से अपने रास्तों पर वापसी ही इख्तियार की जा सकती है। चुनांचे ये सब के सब जामा के पास पहुंच गए और बिन जामा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। रश इस वक्त मौजूद नहीं थी, वरना शायद वो भी इन खुशियों में शरीक होती। बिन जामा ने बताया कि वो 3 दिन से गायब है, लेकिन आ जाएगी, इस सिलसिले में तशवीश की जरूरत नहीं। फिर जामा एडगर मॉरलस से उसकी दुनिया के बारे में पूछता रहा। असद शरादी और दर्दाना भी बिन जामा की बताई हुई बातों से लुत्फ अंदोज होते रहे और उसके बाद पहाड़ की बुलंदियों पर जाकर उन्होंने दूसरी सिमत का जायजा लिया। हैरान कुन तरीके से ये सिमत दूसरी सिमत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ जो जंगलात नजर आ रहे थे वो इस कदर आबाद नहीं थे, जिस तरह यहाँ जानवरों का वजूद भी नहीं था। दरख्त अमूमन खुश्क और पत्तों के बगैर थे। बहुत कम दरख्त ऐसे थे जो सरसब्ज़ व शादाब हों। इस तब्दीली की वजह समझ में नहीं आई। बिन जामा से सवाल किया गया तो उसने कहा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता कि ये उन बदनुमा लोगों की बदनुमाई की तरफ इशारा है जो खाड़ी के उस पार रहते हैं। यकीनी तौर पर वो कीना परवर और ऐसी फितरत के मालिक हैं जो नापसंदीदा तस्वर की जा सकती है। चुनाचा कुदरत ने उन्हें उनकी शख्सियत और उनकी फितरत की सजा दी है। यह भी हो सकता है कि बिन जामा उन लोगों की कीना परवरी और बुराई इसी वजह से हो कि उन इलाके में सब कुछ नहीं है। यकीनी तौर पर उन्हें अपने मसाइल से सामना करना पड़ता होगा, लेकिन क्या उन्हें समुंदर से भी कुछ नहीं हासिल होता? क्या कहा जा सकता है इस बारे में मिस्टर असद शरादी? कभी उस तरफ जाना नहीं हुआ और सच बात यह है कि मेरी बेपनाह तजस्सुस भी मुझे हिम्मत ना दिला सका। उसकी बुनियादी वजह शायद तन्हाई हो। हाँ, अगर कोई ऐसा साथी होता जो इस सिलसिले में मेरा मुआवनकार होता तो शायद मैं वो खलीज अबूर करके उससे मैं जरूर पहुंचता। वो जगह दिलकश है और जब उस खित्ते में क़याम किया है तो एक बार इधर भी जरूर देखेंगे। बिन जामा ने गुजारिश की कि उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारा जाए, लेकिन शरादी और एडगर मॉरलस ने मुआवजत कर ली। मॉरलस ने वादा किया कि जब भी मौका मिला वो इस समय जरूर आएगा। बिन जामा की कहानियां तवील अरसे तक दोहराई गई थी। शाबान ने एक बार दर्दाना के सामने इस बात की इजाजत तलब की कि वो तवील सफर करके उस खाड़ी की दूसरी जानब जाकर उन लोगों की आबादी देखे, तो दर्दाना ने किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में कहा, इसमें कोई शक नहीं है शाबान कि तुम हमारे तसल्लुत में नहीं हो। अब हम तुम्हें किसी ऐसे काम को करने से मना नहीं कर सकते जो तुम करना चाहो, लेकिन तवील रफाकत और मेरे साथ गुजरे हुए वक्त के नतीजे में मैं अगर तुम्हें कभी कोई हुक्म दे दूं तो मैं अपने आप को इसमें हक बजानब समझती हूँ। आंटी, क्या आप मुझसे कोई शिकायत पैदा हो गई? नहीं पैदा होने जा रही है। क्या ये कि तुम उस तरफ का रुख नहीं करोगे? ना जाने कैसे लोग हैं, ना जाने क्या अंदाज है। हम तो इस कदर हिम्मत नहीं रखते कि उधर जाकर तुम्हें तलाश कर सकें। शाबान हंस कर रह गया था। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। समुद्र की गहराइयों से जो कुछ निकाला जा रहा था उस पर तजर्बे बेहतरीन तरीके से किया जा रहा था। लेबॉर्ट्री के आलात इस इलाके में ले आए गए और वो उन तहकीकात में मदद दे रहे थे। असद शरादी की किताब के सफ़हात बढ़ते जा रहे थे। तहकीकात हो रही थी और यूं कई माह उन्हें वहां सिर्फ हो गए। जिंदगी के मामूलात जारी थे और कभी कभी ये गुफ्तगू भी होने लगती कि जो ज़खायर मालूमात के लिए इकट्ठा किए गए हैं वो यहाँ बेमसर्रफ पड़े हुए हैं। अब अगर महज़ब
मुक़द्दस दुनिया का रुख इख्तियार किया जाए तो कोई ऐसा हर्ज नहीं जिसके लिए पेशानी हो। अगर तकदीर ने मौका दिया और एक बार फिर हिम्मत उसी तरह बढ़ गई तो दोबारा समुंदर का रुख किया जाएगा, वरना ये जो कुछ मालूम हो चुका है उसी पर कनात की जाएगी और हो सकता है मजीद रिसर्च इस सिलसिले में मुआवनकार हो। और फिर ये जरूरत भी महसूस की जा रही थी कि इन तमाम चीजों पर किसी ऐसी मुअस्सर जगह कार्रवाई की जाए जहां हर वसीला हासिल हो, और उसके लिए भी मुहज़्ज़ब आबादियों का रुख करना ही बहुत ज्यादा मुनासिब था। शाबान अपनी कार्यों में उसी अंदाज में मसरूफ था, और जब उन्होंने वापसी के सफर की बात की तो उसने किसी ऐसे रद्द अमल का इज़हार नहीं किया जिससे उसकी दिली कैफियत का अंदाजा होता। अलबत्ता एक शाम दर्दाना ने उससे पूछा, अब अगर हम वापसी का सफर इख्तियार करें शाबान, तो क्या तुम इसमें कोई उलझन होगी? शाबान एक लम्हे सोचा, फिर दर्दाना से कहने लगा, नहीं आंटी, उलझन क्या होगी मुझे? मैं तुम्हारे लहजे में अफसुर्दगी की कोई ऐसी कैफियत महसूस कर रहा हूँ जिसे मुअस्सर नाम नहीं दे सकती। नहीं आंटी, बस समुद्रों में दूर तक निकल जाना मेरी ख्वाहिश थी, और यहाँ से वापसी का तस्वर मेरे लिए किस कदर अफसोसनाक है। यानी तुम यहाँ से वापस नहीं जाना चाहते थे? मैं नहीं कह सकता आंटी कि मैं क्या चाहता हूँ। दर्दाना ने एक निगाह उसे देखा और फिर चौंक कर बोली, अरे हाँ, शायद मैं भूल गई, लेकिन शाबान अक्ल होश इस बात की इजाजत नहीं देते। अगर कोई तस्वर हमारे जहन में परवान चढ़ जाए तो हम उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कर दें। मेरा मतलब तुम समझ रहे होगे। शाबान ने दर्दाना की तरफ देखकर पुरएतमाद लहजे में कहा, लेकिन जो तस्वर मेरे जहन में है आंटी, उसका वजूद है। अगर आप ज्यादा मुअस्सर अल्फाज में ये बात सुनना चाहती हैं तो समझ लीजिए, मैं मुकम्मल एतमाद रखता हूँ उस तस्वर की तकमील कहीं ना कहीं हो सकती है। दर्दाना खामोश हो गई। शाबान के इन अल्फाज को बहुत बड़ी अहमियत दी जा सकती थी और नजरअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन दर्दाना बहर तौर अगर असद शरादी और अरगर वापसी के लिए तैयार हो जाएं तो उन्हें नहीं मना कर सकती थी। अलबत्ता खुद उसकी अपनी कैफियत इस सिलसिले में जरा उलझन की सी थी। तब अचानक फिर एक और ऐसा वाकया ज़हूर पजीर हुआ जिन्हें उन लोगों के लिए अजीबोगरीब मोड़ का बाइस बन गया। उस दिन शाम का वक्त था। पूरा दिन समुंदर गिरी में गुजरा था और ऐसे ऐसे पौधे निकाल कर लाए गए थे जिनकी इब्तदाई हैबत ये बताती थी कि वह बड़े तहकीक तलब हैं, लेकिन रिश की अचानक आमद ने उन लोगों को उसकी जानब मतवज्जा कर दिया। रिश शाबान करती हुई वहां पहुंची और उस आबादी की किसी लड़की की जुबान से ये अल्फाज सुनना बड़ा अजीब लगता था। असद शरादी ने रिश को खुश आमदीद कहा। रिश से उन लोगों को कई मुलाकातें हो चुकी थी और सब उसे पहचानने लगे थे। रिश के चेहरे पर जो तासरात फैले हुए थे वो किसी कदर परेशान कुन थे, और रिश ने कहा, उधर पहाड़ों की दूसरी तरफ जंगलों में आग लगी हुई है, इंतहाई खौफनाक और भयानक आग, जिसके शोले बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और ये आग दोनों सिमत से फैलती चली आ रही है। रिश का ये इंकिशाफ निहायत हैरतनाक था। सब चौंक पड़े। असद शरादी ने सनसीखेज लहजे में कहा, रिश, क्या इससे पहले कभी यहाँ जंगलात में आग नहीं लगी? नहीं, ये पहला मौका है। हमारी आंखों ने आग देखी है। आबादी के सारे लोग दहशतज़दा हो गए हैं। खौफ ये है कि अब ये आग दोनों सिमतों से आगे बढ़कर अतराफ के दरख्तों को अपनी लपेट में ले लेगी और फिर यह शायद पूरा खिता ही आग से भड़क उठे। आप एक बार इस आग को देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरा कहना गलत नहीं है। इस खबर ने सबको तशवीश ज़दा कर दिया था। अनोखी बात थी। असद शरादी, एडगर, शाबान वगैरह फौरन ही तैयार हो गए। दर्दाना को अलबत्ता यहाँ छोड़ दिया गया था। जयकास, किशन दास वगैरह मामूल के मुताबिक इस वक्त भी इस जगह के निगरानी के लिए मौजूद थे, लेकिन उन्हें होशियार कर दिया गया और कहा गया कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल शदीद अंदाज में पेश आ जाए और आग पर काबू ना पाया जा सके तो फिर मजबूरन अखनातून की जानब रुख करना पड़ेगा, और ये लोग उसके लिए तैयार हैं। हर चंद के इलाका बेहद वसी था और इस बात के अमकानात कम ही थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी थी। वो लोग बर्क रफ्तारी से रिश के साथ चल पड़े। ऐसा कोई जरिया नहीं था। वो लोग बहुत जल्द वहां पहुंच सके। चुनाचा पैदल ही ये सफर इख्तियार करना पड़ा और 3-3.5 घंटे की मसाफत तय करने के बाद जब वो थकन से चूर चूर उस जगह पहुंचे जहां पहाड़ी सिलसिले शुरू होते थे, तो तपश को महसूस करके, धुएं के गौल देखकर, वहां का माहौल देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि आग किस कदर शदीद है। शोले पहाड़ों की बुलंदियों से ऊंचे तो नहीं हो सके, लेकिन एहसास हो रहा था कि वो बहुत बुलंदी में उन्हें दूर ही से औलिया सा नजर आ गया, जो हाथ के इशारे से उन्हें ऊपर हिला रहा था। बेमुश्किल तमाम वारलस और असद शरादी शाबान के साथ ऊपर पहुंचे। रिश और खैर उन बुलंदियों को तय करने की आदी थी, लेकिन उन लोगों को जरा ऊपर पहुंचने में दिक्कत हुई थी। फिर मजीद ऊपर चढ़ने के बाद जब एक ऐसी जगह से जहां से वो
दूसरी सिमत देख सकते थे। उन्होंने जंगल को उस आग को देखा तो उन्हें चक्कर आ गया। वाकई सारे दरख्त आग के रिश्ते में मुंसलिक हो चुके थे और धड़ाधड़ जल रहे थे। लेकिन एडगर ने पुरअत्मिनान अंदाज में कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ये आग उन सिमतों से निकलकर इन सरसब्दो शादाब दरख्तों को अपनी लपेट में नहीं ले सकेगी। आप ये बात दावे से कैसे कह सकते हैं मिस्टर मुआर्लस? असद शरादी ने कहा। आप महम जो है मिस्टर शरादी, आपको ये अंदाजा मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए था। इस तरफ के दरख्तों को जब भी हमने देखा सरसब्ज नहीं पाया और वो खुश्क और बगैर पत्तों के थे। बेशक उनमें आग लगाई जा सकती है या उनमें आग लग सकती है, लेकिन ये सरसब्दो शादाब दरख्त इस आग का जोर खुद ब खुद तोड़ देंगे, क्योंकि इनमें बेपनाह नमी है और फिर इस समझ जो घास मौजूद है वो आग को फैलने में तावन नहीं देगी बल्कि उसकी मज़ाहमत करेगी। असद शरादी ने गौर किया तो एडगर की बात उसे भी दुरुस्त ही महसूस हुई। उसने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए कहा, आपका कहना दुरुस्त है, लेकिन निगरानी तो करना ही पड़ेगी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये आग आखिर लगी कैसे? अभी अभी आपने कहा मिस्टर मुआर्लस कि अगर ये आग लगाई गई है, आपका क्या ख्याल है मोहतरम? बिन ये आग लगाई गई है 100%। बिन जामा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, भला वो कैसे? आप इतने एतमाद से ये बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि मुझे पिछले 2 दिन से इस सीमत उन पुरइसरार लोगों की नकलो हरकत ज्यादा ही महसूस हो रही थी। कौन पुरइसरार लोग? वही जो पिस्ता कामद हैं और खलीज के दूसरी जानब रहते हैं। मगर उन्होंने इस जंगल में आग क्यों लगाई? क्या कहा जा सकता है, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो हासद और कीना तोड़ हैं और अपनी दानस्त में ऐसी हर कार्रवाई करना चाहते हैं जिससे मकामी आबादी को नुकसान पहुंचे। बल्कि इब्तिदा में तो मुझे ये खदशात लाहक रहे थे कि कहीं मुनज़्ज़म होकर इस जानब हमला ना करें। पता नहीं उनका तर्ज जिंदगी क्या है, लेकिन वो जंग करना जानते हैं, जबकि मकामी लोग बिल्कुल सादा और मासूम हैं। अगर उन्होंने आज तक उन लोगों से कभी जंग नहीं की तो उसकी वजह यही हो सकती है कि और सिर्फ यही कि उनकी आबादी यहाँ की निस्बत बहुत कम है और वो ये जानते हैं कि ये लोग भी मुकाबले की सिकत रखते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर ऐसी कोई कोशिश इस हिम्मत से हो जाए तो ये मासूम लोग मुकाबला नहीं करेंगे। बहरतौर ये बात बायसे तशवीश है। उन लोगों की कार्रवाई अगर हद तक बढ़ी तो इसके बाद वो और भी ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं। हाँ, और ये बात आपका बता देना इसलिए जरूरी समझा मैंने कि अगर आप लोग चाहें तो इन मासूम इंसानों की मदद कर सकते हैं। हम लोग, हाँ, बदकिस्मती से यह है कि हम महज़ब दुनिया में रहने वालों ने अपने लिए तो जीना तंग कर लिया है। अगर हम यहाँ ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो हमारा ज़मीर खुद ही हमें मलामत करेंगे। लेकिन आप देख लीजिए, एक सिमत वो लोग हैं जो जंग करना जानते हैं, दूसरी सिमत ये मासूम परिंदे हैं जिन्हें सिर्फ अपनी ग़िज़ा तलाश करके पेट भरने और रात को सो जाने के अलावा कुछ नहीं आया। अगर वो थोड़ी सी तादाद में ही इधर हमला आवर हों तो बाआसानी उन्हें मौत की नींद सुला सकते हैं। आपका मतलब है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? मजबूरी है, बिल्कुल मजबूरी। मगर चंद अफराद और हमें तो उनकी आबादी के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। ये एक दिलचस्प मशगला होगा। आपके पास जो जहाज मौजूद है वो समुद्री सफर करने के बाद पहाड़ों के पिछले हिस्से को अबूर करके इस तरफ जा सकता है जहाँ उनकी आबादियाँ हैं।